सुल्तान नगर एक ऐसा गांव था जहां के लोग एक नाम से काफी डरते थे, कालिंदी। कालिंदी एक ऐसी पिशाच थी जो गर्भवती महिलाओं का शिकार करती थी। गांव की काफी स्त्रियां मारी जा चुकी थी। वह अंधेरी रात में निकलती और गांव में किसी न किसी को मार देती। पूरे गांव में दहशत फैली हुई थी। अंधेरी रात में एक गर्भवती स्त्री हाथों में मसाल पकड़े हुए अपने घर की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। हे भगवान, कितनी रात हो गई है और मैं अभी तक घर नहीं पहुंची। मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस गांव में कितने सारे जंगली जानवर आते जाते रहते हैं। तभी रमा को पीछे से पायल की आवाज आती है। कौन है मेरे सामने आओ। लगता है कोई जंगली जानवर होगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अरे बेटी, तू इतनी रात को कहाँ घूम रही है और वो भी ऐसी हालत में? तुझे उसका डर नहीं लगता क्या? डर? किसका डर माँ जी? बेटा, इस गांव में एक कालिंदी नाम की पिशाचनी रहती है। वह रात के समय निकलती है और गर्भवती स्त्रियों को मार देती है। गांव में बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी और बच्चों को खोया है। तू एक काम कर, मेरे घर रुक जा, कल सुबह होते ही चले जाना। अरे नहीं माँ जी, मेरा घर पास ही में है और मैंने भी उन कहानियों को सुना है। मेरे पति इन बातों पर विश्वास नहीं करते। चलो अब मैं चलती हूँ। भगवान तेरी और तेरे बच्चे की रक्षा करे। संभल कर जाना। जिसके बाद वह स्त्री वहां से चली जाती है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। रमा मशाल के प्रकाश से आगे बढ़ रही थी। तभी उसको महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? मुझे इसके पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। जल्दी से घर पहुंचना होगा। रमा बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर जाती है। उसे पसीना आ रहा था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और अपने घर पहुंचकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अरे सोनाली, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम तो अपनी माँ से मिलने गई थी ना, तो मिलके वापस आ जाना चाहिए था। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। वो बस अंधेरे में थोड़ा डर गई थी। आधी रात में रमा को प्यास लगती है। बहुत प्यास लग रही है और पानी बाहर है। जाऊं या नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है और प्यास भी। एक काम करती हूँ, पानी पीकर ही आती हूँ। और वैसे भी कालिंदी इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगी। सोनल पानी ही पीने वाली थी कि तभी उसे पीछे पेड़ से एक आवाज आती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथों से गिलास नीचे गिर गया। अरे यह कौन है? बचाओ बचाओ संदीप, जल्दी बाहर आओ। कालिंदी ने पलक झपकते ही सोनल को पकड़ लिया और हवा की रफ्तार से जंगल में ले गई। अरे सोनल, ओ सोनल, इतनी रात को कहाँ चली गई? कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संदीप बाहर आकर देखता है, लेकिन सोनल उसे कहीं नहीं दिखाई देती। अरे सोनल कहाँ चली गई? मैंने उसे रात को बाहर निकलने से मना किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी। सोनल के गायब होने से पूरा गांव दहशत में था। जिसे देखो वह कालिंदी के नाम से डर रहा था। अरे भाई, गांव में उस कालिंदी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। हाँ भाई, ये कालिंदी हमसे क्या चाहती है और क्यों हमारे गांव की स्त्रियों को मारती है?
रात के वक्त पूरा गांव डर की छाव में सोया हुआ था कि तभी राजेश के घर से आवाज आती है। बेटा, बहू की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जा जल्दी दाई माँ को बुला कर लेकर आ। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। राजेश भागता हुआ दाई माँ के घर जाता है। अरे कौन है भैया, अभी आती हूँ, थोड़ा सब्र करो। कमला दरवाजा खोलती है और राजेश उससे कहता है, दाई माँ जल्दी मेरे घर चलिए। वह दोनों जल्दी जल्दी घर जाते हैं, लेकिन कमला कहती है, बेटा अब बहुत देर हो गई है, मेरे बस में कुछ नहीं रहा, जा अपनी पत्नी को शहर ले जा, वरना तेरी पत्नी की जान जा सकती है। अरे कमला, ये तू कैसी बातें कर रही है, इतनी रात को शहर? कालिंदी इन दोनों को रास्ते में ही मार देगी, तू तो जानती है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। देख रेखा, अब ये तेरी बहू की किस्मत है, हो सकता है कालिंदी तेरी बहू को कुछ ना कहे और ये दोनों शहर पहुंच जाएं। अब देर ना करो, वरना तुम्हारी बहू बच नहीं पाएगी। राजेश बिना समय गवाए बैलगाड़ी लेकर आता है और सीमा उसमें बैठ जाती है। बेटा राजेश, मेरी बहू का ख्याल रखना, भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद राजेश बैलगाड़ी चलाता हुआ शहर की ओर जाने लगता है। पूरा गांव अंधेरे से भरा हुआ था, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे जी, कितनी देर और लगेगी, हम कब तक शहर पहुंचेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सीमा, तुम चिंता मत करो, बस हम शहर पहुंचने ही वाले हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजेश बैलगाड़ी चला रहा था कि तभी उसे पीछे से पायल की आवाज आती है। जैसे ही पीछे देखता है, उसकी पत्नी वहां नहीं थी। वह जल्दी ही बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। अरे सीमा तुम कहाँ चली गई? तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसपास के पेड़ पौधे अशांत हो जाते हैं, मानो पूरा जंगल कालिंदी के डर से कांप रहा हो। और राजेश देखता है, सीमा ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे एक भयानक साया था जिसने सीमा को पकड़ रखा था। राजेश, मुझे बचाओ राजेश। हे भगवान, ये तो वही है, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं? तभी कालिंदी सीमा को बहुत तेजी से जंगल में ले जाती है और राजेश भी उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जंगल में जाते ही सब कुछ पहले की तरह ही शांत हो जाता है। सीमा कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये क्या हो गया? सीमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। राजेश पागलों की तरह घने जंगलों में अपनी सीमा को ढूंढ रहा था। उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, बस वह अपनी पत्नी को खोजने में लगा था। राजेश को जंगल में भटकते भटकते सुबह के 5 बज गए थे, लेकिन उसे सीमा नहीं मिली और वह हिम्मत तोड़ देता है। हे भगवान, मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं जीकर क्या करूं? काश वो मुझे भी मार दे। तभी राजेश को जंगल के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। वह उठता है और आवाज के पीछे जाने लगता है। अब इतने घने जंगल में किसका बच्चा रो रहा है? कहीं ये छल तो नहीं मुझे जंगल के अंदर बुलाने का? जैसे ही मैं अंदर जाऊं और वो राक्षसी मुझे मार दे। राजेश डरता हुआ आवाज के पीछे जाता है और देखता है कि झाड़ियों में एक बच्ची पड़ी थी। राजेश उसे गोद में उठा लेता है। हे भगवान, अब ये किसकी बच्ची है? इतने घने जंगल में से कौन लेकर आया? तभी राजेश की नजर बच्ची के हाथों पर पड़ती है। बच्ची ने सीमा का कंगन पकड़ा हुआ था। अरे, ये तो सीमा का कंगन है, यानी ये मेरी बेटी है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरी बेटी मुझे वापस दे दी। सीमा, मैं तुम्हें तो नहीं बचा सका, लेकिन मैं हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। चलो बेटी, हम इस मनहूस गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर जाएंगे और वहीं रहेंगे।
अरे पिताजी, आप आ गए। मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आया हूँ, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी। अच्छी है ना? हाँ पिताजी, बहुत अच्छी है। पिताजी, आपको पता है मेरे स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं। क्या हम कहीं घूमने नहीं जा सकते? बेटा, इस बार मुझे थोड़ा ज्यादा काम है। इतना सुनकर कावेरी उदास हो जाती है और राजेश उसकी उदासी देख ना सका और उससे कहता है, अरे बेटी, काम को तो टाला जा सकता है, काम तो मैं कभी भी कर लूंगा। बताओ तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, मैं इस बार तुम्हें वहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा पिताजी, तो ठीक है। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने गांव घूमने जा रही हैं। क्या हमारा कोई गांव नहीं है? गांव का नाम सुनते ही राजेश का चेहरा डर से भर जाता है और वो धीमी आवाज में कहता है, गांव? हाँ बेटा, हमारा गांव है, लेकिन क्या हुआ पिताजी, कोई बात है क्या? हम भी अपने गांव जा सकते हैं ना? मुझे अपना गांव देखना है। अच्छा ठीक है बेटा, हम जा सकते हैं। आज अपना सामान बांध लेना, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। राजेश को रात भर नींद नहीं आती। वह बस आज से 5 साल पहले घटी घटना के बारे में सोच रहा था। हे भगवान, मैं अपनी बच्ची को मना भी नहीं कर सकता, लेकिन आज भी अगर मैं उस हादसे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो भयानक साया आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। अगले दिन सुबह सुबह राजेश निकल पड़ता है सुल्तानपुर गांव के लिए। पिताजी, बहुत मजा आएगा। आज मैं भी अपने गांव को देखूंगी। वैसे पिताजी, हमारा गांव है तो हम शहर में क्यों रहते हैं? बेटा कावेरी, मैं तुम्हें वहाँ ले तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम अकेले गांव में नहीं घूमना। तुम्हें जहाँ भी जाना है मुझसे कहना। ठीक है पिताजी, नहीं जाऊंगी। भाई साहब, आगे का रास्ता कच्चा है तो आगे का सफर आपको पैदल ही चलना होगा। इतनी रात को? अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? मेरे साथ मेरी बच्ची भी है। मैं इतने घने जंगल में कैसे जा सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो जंगल में कितने जंगली जानवर रहते हैं। अगर कोई पीछे पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? देखिए भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी तो मैं कैसे लौट कर जाऊँगा। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला जाता है और राजेश घने जंगल से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। पिताजी, ये जंगल कितना डरावना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटी, मैं हूं ना। फिर क्यों डर लग रहा है? बस हमारा गांव पास ही में है। उन दोनों को चलते चलते काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन अब तक वह घर नहीं पहुंचे थे। और तभी पिताजी देखिए, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। कौन है? जरा मैं भी तो देखूं। जैसे ही राजेश ने जंगल की ओर नजर घुमाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जंगल के बीचों बीच वह एक डरावने साये को देखता है जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा। कावेरी, कावेरी, आंखें बंद कर लो। जो भी दिखे डरना मत। एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगी और आसपास के पेड़ अशांत हो गए। इतना होते देख राजेश के प्राण हलक में उतर आए। रात के सन्नाटे में अचानक से रेखा के दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होती है। एक पल को तो रेखा भी डर जाती है। अरे इतनी रात को कौन आया है? कौन है? रेखा जैसे ही दरवाजा खोलती है, वह सामने राजेश को पसीने में तरबतर देखकर कहती है, अरे बेटा राजेश, तू आ गया। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। तू 2 दिन की कह कर गया था और आज 5 साल बाद लौट कर आया है। चल अंदर आ जा और पानी पी ले। माँ, ये आपकी पोती है कावेरी। मेरी पोती? आजा बेटा, मेरे गले लग जा। तुझे मैंने कितना याद किया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी एक पोती भी है। रेखा कावेरी को गले लगा लेती है। आप मेरी दादी माँ हैं। आपके बारे में पिताजी ने मुझे कई बार बताया था।
हाँ बेटी, मैं ही हूँ तेरी दादी। अब ये बता, तेरी माँ कहाँ है? अरे राजेश, मेरी बहू कहाँ है? वो नहीं आई। इतना सुनते ही राजेश का चेहरा उतर जाता है और रेखा घबरा कर कहती है, बेटा मत कहना, कह दे कि ये झूठ है, वो शहर में ठीक है। नहीं माँ, ये सब सच है। यहाँ से जाने के बाद ही उस चुड़ैल ने सीमा को मार दिया। मुझे तो लगा मैंने अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खो दिया, लेकिन सुबह सुबह मुझे कावेरी के रोने की आवाज़ आई और मैं इसे लेकर शहर चला गया। और ठीक वही घटना आज मेरे साथ फिर हुई, लेकिन भगवान का शुक्र है हम दोनों ही बच गए। बेटा जा, कावेरी को हमारे गांव के मंदिर घुमा ला। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ। चलो बेटा कावेरी। पिताजी, मंदिर और कितनी दूर है? मैं तो चलते चलते बहुत थक गई हूँ। अरे बस बेटा, हम पहुँच ही गए। वह दोनों मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही कावेरी के कदम मंदिर पर पड़ते हैं, मंदिर का दीपक बुझ जाता है और तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये क्या हुआ? ये तो अशुभ संकेत है। जरूर गांव में कुछ बुरा होने वाला है और ये हवाएं पेड़ पौधों का शांत होना उसके वापस आने का संकेत है। बेटा राजेश, ये कौन है? बाबा जी, ये मेरी बेटी है कावेरी। मैं इसे भगवान के दर्शन कराने लाया हूँ। बेटा, मुझे एक भयानक रूह का आभास हुआ है। तू शहर चला गया था ना, फिर वापस क्यों आया है? बाबा जी, मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ और कावेरी भी यहाँ आने की जिद कर रही थी। बेटा, ऐसी भी जिद क्या काम की जो तेरे प्राण ले ले? उसने तेरी बेटी पर नजर गड़ा कर रखी है। अगर अपना और अपनी बेटी का भला चाहता है तो रात होने से पहले लौट जा, वरना कुछ अनर्थ हो सकता है। राजेश घबराता हुआ घर पहुंचा। माँ, मुझे माफ करना, पर मुझे अभी ही शहर जाना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। अरे पिताजी, हम कल रात को ही तो आए थे और वैसे भी ये गांव मैंने ठीक से देखा नहीं है। हम कुछ और दिन दादी के साथ नहीं रुक सकते? बेटा कावेरी, मेरी बात मानो, हम यहाँ फिर कभी आ जाएंगे, लेकिन अभी चलो। अरे बेटा, बात तो बता, आखिर बात क्या है? अचानक से जाने की बात क्यों कर रहा है? अभी तक तो सब ठीक था। रेखा राजेश को बहुत रोकती है, लेकिन राजेश माँ की एक नहीं सुनता और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। मुझे इस गांव में आना ही नहीं चाहिए था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? इस गांव ने मुझसे मेरी पत्नी को छीना था। अब मैं अपनी बेटी को मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। राजेश और कावेरी घने जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन तभी राजेश को पीछे से पायलों की आवाज आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, पूरा दृश्य बदल चुका था। चारों ओर का उजाला काले अंधेरे में बदल गया, मानो आधी रात हो रही हो। अरे अरे, ये क्या हो गया? अभी तो सुबह थी, लेकिन अचानक से रात कैसे हो गई? तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और राजेश बहुत डर जाता है। वह अपनी बेटी कावेरी को जोर से पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो। राजेश डर से कांप रहा था। कावेरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और हवाएं चलना बंद हो गई थी। जब राजेश ने आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। पूरा जंगल उजाले से भर गया और पेड़ भी शांत हो गए थे और राजेश अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर लौट आया। अरे बेटा, तू वापस घर लौट आया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तू करना क्या चाहता है? माँ, हम यहाँ फंस कर रह गए हैं। उस कालिंदी ने हम दोनों को जाने नहीं दिया। अगर मैं जाता तो वो जरूर ही हम दोनों में से किसी को मार देती, इसीलिए मैं लौट आया। अरे बेटा, हम सब भी सालों से इसी गांव में कैद हैं। हम इस गांव में आ तो सकते हैं, लेकिन कोई भी इस गांव से जा नहीं सकता। तुझे क्या लगा तेरे जाने के बाद मैंने शहर आने की कोशिश नहीं की? बेटा, मैंने बार बार शहर आने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने मुझे रोक दिया। अब तू भी यहीं रह अपनी बेटी के साथ। रात के वक्त सभी लोग सो रहे थे कि तभी कावेरी उठती है और बाहर चली जाती है।
पिताजी और दादी माँ तो सो रही हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं रात को बाहर सैर करने गई थी। अब मैं आराम से पूरे गांव को घूम सकती हूँ। कावेरी गांव में घूमते घूमते जंगल के पास चली जाती है और रास्ता भटक जाती है। अरे मैं तो फिर से इसी डरावने जंगल में आ गई। मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं घर कैसे जाऊं? तभी कावेरी देखती है कि एक औरत लाल साड़ी पहनकर वहां से गुजर रही थी। काकी, काकी सुनिए, मैं यहाँ का रास्ता भटक गई हूँ। एक बार तो सुन लीजिए काकी। वह औरत कोई जवाब नहीं देती और ना ही कावेरी की सुनती। कावेरी उस औरत के पीछे पीछे जाने लगती है। पता नहीं इन काकी को क्या हुआ है, ये मेरी बात सुन ही नहीं रही। काकी सुनिए। जैसे ही कावेरी ने आवाज लगाई, वह औरत कावेरी की ओर देखती है। कावेरी उसका चेहरा देखकर बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जंगल के पास से ही एक गांव वाला गुजर रहा था। मैं इस कालिंदी की हकीकत जान कर रहूंगा। मैं जानता हूँ ये कोई पिशाच नहीं बल्कि एक झूठ है जिसका खुलासा मैं करूंगा। गांव वाला चलते चलते जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है। आज तक वहां कोई नहीं गया था। बस मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं गांव वालों को बता सकूं कि कालिंदी कोई पिशाच नहीं, झूठ है। गांव वाला ऐसी जगह चला जाता है जहां जाने पर आज तक कोई जीवित नहीं बचा, और उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक मंदिर बना है जिसमें एक बेहद ही डरावनी मूर्ति थी। अरे ये तो वही मंदिर है जिसके बारे में पिताजी ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि आज से 300 साल पहले गांव भगवान की नहीं शैतान की पूजा करता था, और ये वही मंदिर है। तभी वहां कालिंदी आ जाती है और उसे मंदिर के पास देख बहुत क्रोधित होती है और उसे मार देती है। अरे कावेरी, ओ कावेरी, अरे ये लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मैंने कावेरी को हर जगह देख लिया पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न गया हो। बेटा तू चिंता मत कर, चल हम गांव में ढूंढते हैं, शायद कहीं बाहर चली गई होगी। राजेश और रेखा दोनों कावेरी को ढूंढने गांव में जाते हैं और राजेश ने गांव में देखा एक जगह भीड़ लगी हुई थी। वह जल्दी से वहां जाता है। अब तो गांव में औरतें ही नहीं, आदमी भी मरने लगे हैं। उस कालिंदी का प्रकोप समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो कालिंदी का गुस्सा हमें भी खा जाएगा। कल रात को राघव को जंगल जाते देखा था और आज पता चला है कि वो मर चुका है। मैं एक महान तांत्रिक को जानता हूँ जिसने काफी गांवों के श्रापों को मिटाया है। मैं जाऊंगा उनके पास, पर ये बताओ मेरे साथ कौन आएगा? सरपंच जी, मैं जाऊंगा आपके साथ। मेरी बेटी कावेरी सुबह से नहीं मिल रही है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ठीक है राजेश, हम दोनों कल सुबह ही उस तांत्रिक महाराज की गुफा में जाएंगे और जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं सभी गांव वालों को तुम्हारी बेटी को खोजने का काम दूंगा। हम तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। अगली कहानी में देखिए कालिंदी आखिर है कौन, आखिर क्यों गर्भवती महिलाओं को मारती है और क्या रहस्य है जंगल